नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दोस्तों, इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में हो या फिर वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसे हम लोग मैप के द्वारा व थ्योरी वाइज़ बहुत बेहतर ढंग से कवर करने वाले हैं, ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें, माइंड मैपिंग हो सके और चीज़ों को आप आसानी से याद कर सकें। तो दोस्तों, इसमें हमने घटना चक्र और लूसेंट हर जैसे पिछले वीडियो में भी हमने चीज़ों को वैसे ही कवर किया था। जैसे घटना चक्र और लूसेंट का जो पीवाईक्यू है, उन सीरीज़ों को आकलन करने के बाद इसमें हम थ्योरी वाइज मेंशन करते हैं, ताकि आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएं तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट आपको मिल सके। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को आप टेकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है, तो इसी टॉपिक को हम लोग बेहतर ढंग से कवर करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, चीज़ों को मैप में भी देखेंगे। जहाँ पे जिस चीज़ों की ज़रूरत है वैसे ही हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो हम आगे डालें आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले दक्षिण भारत का इतिहास। इस इतिहास को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो दक्षिण भारत का इतिहास था वो 100 से 1200 ईस्वी के बीच में जाना जाता है। इसके बीच में इस चीज़ों को हमें पढ़ना है, 100 से 1200 ईस्वी के बीच में। अब दक्षिण भारत का इतिहास मुख्यतः हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, तो हमने दोनों भागों को अलग अलग ना करके एक ही साथ एक ही वीडियो में इन चीज़ों को कंपाइल कर दिया है कि जैसे संगम काल हमें अलग से पढ़ना होता है, और दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हुए थे जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल, तो इनको एक अलग सेपरेट से पढ़ना होता है। तो हमने क्या किया है कि एक ही वीडियो में इन चीज़ों को कवर कर दिया है, ताकि चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज तैयार हो जाएं। तो समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है संगम काल। संगम काल का जो युग था वो 100 से 300 ईस्वी के बीच में था, और दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश थे वो 500 से 1200 ईस्वी के मध्य हैं। यानी कि टोटल जो इतिहास है 100 से 1200 ईस्वी के मध्य हमें पढ़ना है। आप एक एक चीज़ को क्लियर करके देखते जाइएगा। अब क्या है कि संगम काल में हमें 3 राजवंशों को देखना है, जिसमें चेर, चोल और पांड। यहाँ पे हमने चोल लिख कर रखा है, और जब दक्षिण भारत में पढ़ेंगे तो चोल यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि चोलों का उदय 300 के बाद सीधे 9वीं शताब्दी में देखने को मिलता है दक्षिण भारत के इतिहास में। तो ये चीज़ें हमें यहाँ समझ में आ गई कि संगम काल में हमें जो पढ़ना है चेर, चोल और पांड, और दक्षिण भारत में हमें पढ़ना है पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। तो इनको हम लोग डायग्राम के द्वारा भी कवर करेंगे। तो ये नीचे हमने लिख रखा है कि लगभग 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है, जिसमें से पांड राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये यूपी पीसीएस 2015 में ये आया क्वेश्चन था, और इसमें मैचिंग के लिए दिया गया था इससे। तो इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से हमें समझना है। तो जो प्रथम संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने करी थी। द्वितीय संगम वो हुआ था कपाटपुरम में, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि, इसके अलावा तोलक पियार को भी देखा जाता है। तो कई बुकें ऐसी हैं जिनमें तोलक पियार का भी नाम मेंशन है। तो इस वजह से हमने दोनों ऑप्शन में लिख दिए हैं कि अगर तोलक पियार का नाम ना हो तो आप अगस्त्य ऋषि को टिक कर सकते हैं। तृतीय जो संगम हुआ था मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्षता नकीरर ने की थी। तो ये जो 3 संगम हुए थे, इन 3 संगमों का जो देखा जाता है, तो इनको संरक्षण जो मिला था तो पांड राजाओं के द्वारा, पांड शासकों के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया था। तो हमने इतनी बात समझ ली कि हमने सबसे पहले देखा कि दक्षिण भारत का इतिहास 2 भागों में बटा है। एक को कहते हैं संगम काल, दूसरा कहते हैं दक्षिण भारत। संगम काल में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है चेर के बारे में, दूसरा पढ़ना है चोल के बारे में, तीसरा पढ़ना है पांड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब शुरू करते हैं संगम काल के बारे में। तो संगम काल के बारे में देखते हैं नीचे हम लोग कि संगम काल क्या था। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को हमें समझना है, समझते हुए चीज़ों को हमें कवर करना है, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अगर रटने की प्रवृत्ति से आप अभी भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बहुत बेहतर ढंग से डिजाइन करा गया है कि आपके माइंड सेट अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखते हैं कि सबसे पहले संगम काल किसको कहा जाता था। तो संगम क्या था कि प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा समय समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता था, तथा बहुत
बहुत से विषयों पे चर्चा होती थी या विचार विमर्श किया जाता था, तो इन सभाओं को ही संगम के नाम से जानते हैं। तो संगम काल क्या था, तो तमिल कवियों द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था और वो कई विषयों पे, कई मुद्दों पर, कई इशूज़ पे वो चर्चा किया करते थे। तो इन्हीं सभाओं को ही संगम कहा जाता था। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत जैसे तमिलकम भी कहा जाता है। तो ये भी कहीं कहीं लिखा मिलता है कि तमिलकम जो कहा जाता है वो किस नदी के दक्षिण में स्थित था, तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वजह से इसको पॉइंट में यहाँ पे हमने मेंशन किया है। अब देखते हैं कि ये जो संगम काल है, ये ऊपर बता दिया कि 3 राज्यों में विभक्त था। पहला है चेर, दूसरा है चोल, तीसरा है पांड्य। अब देखो, इनके आपको याद रखना है, प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आता है। ये मैप आप इस साइड देख सकते हैं कि मैप में हमने ये तीनों राजवंश बना रखे हैं कि संगम काल कौन कौन थे। तो ये जो चेर था ये केरल वाला राज्य है, ये नीचे तमिलनाडु वाला पांड्य है और इस साइड वाला चोल है। तो ये आप मैप में भी इसको समझ सकते हैं। तो चेर जो राजवंश था उसका जो निशान था, तो झंडे में धनुष का चित्र था, और चोल का जो निशान है झंडे में बाघ का चित्र था, और पांड का जो निशान था तो झंडे में मछली का चित्र देखने को मिलता है। तो चित्र भी आपको याद रखना है, इनके प्रतीक चिन्ह भी याद रखने हैं कि चेर का क्या है, तो झंडे में धनुष का चिन्ह बना है, और चोल का क्या है, तो झंडे में बाघ का चिन्ह बना है, और पांड का क्या था, तो झंडे में मछली का चित्र बना हुआ है। तो ये इनके प्रतीक चिन्हों के रूप में हम लोग जानते हैं। अब आगे देख लेते हैं चेर राज्य। तो चेर राज्य क्या था, तो ये तो अभी आपने समझा कि संगम काल क्या था, संगम काल को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से उनके राज्य थे। अब एक एक को आपको अच्छे से पढ़ना है। उतने ही पॉइंटों को यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को आपको याद करना है, उतना ही आपको नोट करना है। जिस तरीके से नोट्स बनाया है वैसे ही आपको नोट्स अपनी कॉपी में लिखना है, वैसे ही बनाना है। अब देखते हैं चेर राज्य। तो चेर राज्य क्या था, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग चेर राज्य के बारे में कुछ पॉइंट्स में, कि संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो था चेर राजवंश। केरल का ही प्राचीन नाम चेर था। ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है, चिन्ह भी दिखा रखा है कि झंडे में धनुष का जो चिन्ह बना हुआ था वो चेर राज्य का प्रतीक निशान था। ठीक है, केरल का ही प्राचीन नाम चेर था। इसकी जो राजधानी थी बंजी थी, अथवा करूर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतिहास के चेर कवियों में सेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है, खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि लाल चेर किसको कहा जाता है, तो सेन गुट्टवन को कहा जाता है। ये सबसे महान चेर राजा था। तो सबसे महान चेर राजा कौन था, सेन गुट्टवन था। तो ये नहीं पूछेगा कि सबसे महान चेर राजा कौन था, पूछता ये है कि लाल चेर किसको कहा जाता था, तो लाल चेर सेन गुट्टवन को कहा जाता था। ठीक है, तमिलों के प्रमुख जो देवता थे तो वो मुरुगन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि मुरुगन कौन थे, तो ये तमिलों के प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते थे मुरुगन। चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो तो कौन था, आदिगेमान था। आदिगेमान के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है कि आदिगेमान ने ही गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो आदिगेमान से एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि आदिगेमान कौन था। चेर राजवंश में आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक याद रखना है सेन गुट्टवन जिसको लाल चेर कहा जाता था, एक नाम याद रखना है आदिगेमान जिसको कहा जाता था कि ये गन्ने की खेती की शुरुआत आदिगेमान के समय में आदिगेमान ने ही की थी। और तमिलों को जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, तो मुरुगन थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि दूसरी शताब्दी में चेर शक्ति का समापन हो जाता है। तो चेर से जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ पे हमने जो 10-12 पॉइंट थे वो मेंशन कर दिया। आपको ऐसे ही आपको यहाँ पे मैप में भी दिखाते हुए नोट कर लेना है। अब आगे देख लेते हैं चोल राजवंश। तो चोल राजवंश में क्या विशेषता थी, चोल किस तरीके से थे, तो चोल का भी मैप में ऊपर आप ये देख सकते हैं कि मैप में चीज़ों को डिनोट किया गया है। तो जो चोल राजवंशों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी एक बुक थी। अष्टाध्यायी एक बुक भी पूछी जाती है ऐतिहासिक रूप से, जब क्वेश्चन पूछते हैं कि किताबों से संबंधित, तो वो पूछते हैं कि अष्टाध्यायी किसकी है, तो पाणिनि की है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी किताब थी तो इसमें चोल राजवंशों के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोल वंश था बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वंश था। चोल वंश का इतिहास 2री और 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो जाता है। ठीक है, तो चोल जो देखने को मिलता है तो 2री और 3री शताब्दी में हम लोग उनको पढ़ते हैं। बाद में 9वीं शताब्दी में भी विजयालय के समय चोल वंशों का उदय होता है। ऊपर हमने बताया था कि चोल वंश अभी संगम काल में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत का इतिहास आप पढ़ रहे होंगे दोबारा से, जब पल्लव राष्ट्रकूट ये पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपको चोल राजवंश दिखेगा। तो ये उस समय उदय होता है जब विजयालय के शासनकाल में फिर से चोल राजों का उदय होता है। तो चोल राजवंश था, इसकी 3 राजधानियाँ थीं। एक थी मंटूर थी, दूसरी थी
उरयूर थी, तीसरी थी तंजावुर। तो 3 राजधानियाँ इसको आपको देखने को मिलती हैं। तो इन तीनों राजधानियों को आपको याद रखना है। अब तीसरी और चौथी शताब्दी में 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि आपको चोल राजवंशों में 2 राजाओं के बारे में पढ़ना है। वो 2 राजा कौन से थे जिनसे क्वेश्चन अब पूछता है? तो 2 राजा आपको पढ़ना, एक पढ़ना है करिकाल, दूसरा पढ़ना है एलेरा। तो करिकाल और एलेरा से क्वेश्चन पूछता है चोल राजवंश में। और ऊपर हमने 3 नाम आपको बताए थे, वो आपको चेर राजवंश में याद रखना है कि लाल चेर किसको कहा जाता है, किसने गन्ने की खेती चालू करी थी, और कौन था तमिल देवताओं का प्रमुख किसको कहा जाता था। तो ऊपर चेर था। अब नीचे चोल राजवंशों में सिर्फ 2 राजा पढ़ने, एक तो करिकाल पढ़ना है, एक दूसरा पढ़ना है एलेरा। तो करिकाल के बारे में, चोलों का पहला जो महानतम शासक था तो वो करिकाल था। इसने क्या किया था, श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बना करके भारत लाया था और कावेरी नदी के किनारे पर 160 किलोमीटर का बांध बनवाया था। तो जो करिकाल राजा था, तो इसने क्या किया था कि 12,000 सैनिकों को, श्रीलंका के 12,000 गुलामों को बंदी बना करके भारत लाया था और कावेरी नदी के तट 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण भी इसी ने करवाया था। तो करिकाल के बारे में ये समझना है। इसने पुआर बंदरगाह, जिसे को कावेरी पत्तनम बंदरगाह या पत्तनम के नाम से जाना जाता है, इसने भी इसका निर्माण कराया था। अब एलेरा के बारे में क्या प्रमुख है, तो एलेरा एक ऐसा राजा था, ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन किया था। तो एलेरा के लिए मुख्य विशेषता ये थी कि एलेरा ने श्रीलंका को जीता था और 50 वर्षों तक उस पर शासन किया था। और करिकाल ने क्या किया था, श्रीलंका से 12,000 गुलामों को भारत में लेकर के आया था और कावेरी नदी के तट पे 160 किलोमीटर का बांध बनवाया था। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई चेर और चोल के बारे में। अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, संगम काल देख रहे हैं। अब हमें देखना है पांड्य राजाओं के बारे में। तो पांड्य राजाओं के बारे में हम देखते हैं कि पांड्य राजाओं की क्या विशेषता रही थी। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग पांड्य राजाओं के बारे में देखते हैं कि पांड्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो वो इंडिका पुस्तक से मिलती है। और इंडिका किसकी लिखी गई है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और अभी हमने इसके ऊपर आपको बताया कि चोल वंशों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। और पांड्य वंश के बारे में किससे जानकारी मिलती है, तो मेगास्थनीज की इंडिका से जानकारी मिलती है। चीज़ों को क्लियर करते चलिए, चीज़ों को समझते चलिए, रटना नहीं है, चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना, नोट डाउन करना और समझना जिस तरीके से हमने इन चीज़ों को सेट करा है। अब पांडवों के बारे में भी आप देख सकते हैं कि मैप में हमने यहाँ पे दर्शा दिया है कि नीचे तमिल वाला जो क्षेत्र है वो पांडवों का क्षेत्र था। इन्होंने तीनों पांड्य संगमों का आयोजन कराया था। अभी हमने आपको 3 पांड्य संगम बताए थे, जिन स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पांड्य संगमों के जो 3 संगम हुए थे उनका जो संरक्षण दिया था, वो शाही संरक्षण दिया था, वो पांडवों ने दिए थे। तो तीनों जो संगम हुए थे इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। यह एक ऐसा वंश था जो मात्र सत्तात्मक वंश था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, मदुरै जिसकी राजधानी थी। यह राजवंश था जो मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मोतियों के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था, तो मोतियों के लिए पांड्य राजवंश काफ़ी प्रसिद्ध था। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था, तो मेडियोन था। मेडियोन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत करी थी। आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि समुद्र पूजा की शुरुआत किसने करी थी, तो मेडियोन ने शुरू करी थी, ठीक है। इनकी 5वीं शताब्दी में इनकी भी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और पांड्य साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, जो दूसरा पार्ट हमारा ये था, आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि अभी हमने डिस्कस आपसे क्या करा, अभी हमने डिस्कस आपसे किया कि एक सेकेंड रुकिएगा, ये पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने आपसे डिस्कस करा संगम काल। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दक्षिण भारत का राजवंश। तो दक्षिण भारत के राजवंश में अब पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोलों के बारे में हम लोग विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हम लोग नीचे चल के कि दक्षिण भारत के राजवंश में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो दक्षिण भारत का राजवंश में सबसे पहले आपको तो मैप देखना है कि मैप में जो दक्षिण भारत का जो राजवंश है, पल्लव, इसके बाद चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य और चोल। तो जो हमें चालुक्य पढ़ने हैं वो चालुक्य हमें 3 पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है वातापी, पल्लव के बाद पढ़ना है वातापी या उसी को बादामी के चालुक्य कहा जाता है, और वेंगी के चालुक्य। और फिर नीचे आप देखते हैं राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इसमें हम इन्हीं सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस है दक्षिण भारत के राजवंशों का, इन्हीं सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे। और ये मैप आप अच्छे से देख लीजिएगा किस तरीके से कौन सा राजवंश कहाँ पर स्थापित था।
था और किस तरीके से उसने शासन किया था और कहाँ पे उसका कितना विस्तार था। तो मैप में आप लोग इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पल्लव राजवंश। तो पल्लव राजवंश का सन भी मेंशन है, तो आप सन देखते जाइएगा, अगर सन ना बोलें तो आप चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 575 से 897 ईस्वी तक इसका चला था, पल्लव वंश का शासन चला था। तो पल्लव वंश की जो स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहन वंश का पतन हो गया था। तो सातवाहन वंश के पतन के समय ही पल्लव वंश की धीरे धीरे करके स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी। इस वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। तो आप तो देख ही रहे हैं कि कृष्णा नदी के दक्षिण में ही ये सारे जो राजवंशों का ये है पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सब दक्षिण भारत के लगभग दक्षिण में ही स्थित थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें कि जो इसकी राजधानी थी वो कौन सी थी। तो कांची इसकी राजधानी थी। इसके संस्थापक किसको कहा जाता है, तो संस्थापक बप्पा देव को कहा जाता है। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको सिंह विष्णु का नाम लेना है। तो सिंह विष्णु इसके वास्तविक संस्थापक थे, और संस्थापक के रूप में अगर जाना जाए तो बप्पा देव का नाम आप बता सकते हैं। तो बप्पा देव इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, तो कांची इसकी राजधानी थी। अब देखते हैं कि इसमें हमें कौन से शासक पढ़ने हैं। तो इसमें हमको जो इम्पोर्टेंट शासक हैं वो सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिंह विष्णु की क्या मुख्य बातें थी, किस तरीके से इनका दक्षिण भारत में राजवंशों में योगदान रहा, ठीक है। तो जो सिंह विष्णु थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनके जो दरबारी कवि थे तो 12वीं दरबारी कवि थे, और इन्होंने एक रचना लिखी थी। ये रचना ही आपसे पूछा जाता है, जो इनकी एक रचना है। तो वो रचना कौन थी, किरातार्जुनीयम इनकी रचना थी। किसकी, 12वीं की रचना थी। और ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। अब इसी समय एक और बात पूछी जाती है कि इसी के शासनकाल में 12 मिहिर मंदिर, जिसको मामल्लपुरम में बनवाया गया था, तो किसने बनवाया था, तो सिंह विष्णु के समय में ही ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो सिंह विष्णु के बारे में सिर्फ आपको 2 से 3 पॉइंट ही याद रखने हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनके बारे में देखते हैं। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में देखते हैं कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट की क्या विशेषताएं रही थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह एक महान कवि और संगीतज्ञ था। कौन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसकी यह शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में इसने शैव धर्म को अपना लिया था। लेकिन शैव धर्म जो अपनाया था वो किसके प्रभाव में आकर के अपनाया था, तो संत थे वो, अय्यर संत थे। तो उन्हीं के, तमिल संत अय्यर के प्रभाव में आकर के इसने शैव धर्म को अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेंद्र वर्मन जो थे वो स्टार्टिंग में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में शैव धर्म अपनाया था। तो किसके प्रभाव में आकर के अपनाया था, तो आपको ये बताना है कि जो तमिल संत थे अय्यर, उनके प्रभाव में आकर के इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इसी के शासनकाल में चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय थे, चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय थे ने आक्रमण किया था, जिसे महेंद्र वर्मन पराजित हुए थे। तो ये बात भी याद रखना है कि इसी के शासनकाल में चालुक्य नरेश ने आक्रमण किया था, जिसमें महेंद्र वर्मन पराजित हुए थे। यहीं से चालुक्य और पल्लवों के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट को जो पराजित किया था वो किसने पराजित किया था, तो जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है। अभी जब लास्ट में हम आपको बताएंगे कि चालुक्य नरेशों का भी इतिहास इसी के बाद में आपको समझाएंगे। तो वहाँ पे पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपको और पुलकेशिन तृतीय का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो महेंद्र वर्मन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो यहीं से चालुक्यों और पल्लवों के बीच में युद्ध की शुरुआत देखी जाती है। अब देख लेते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन का फर्स्ट का क्या योगदान रहा था, तो देखते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट ये पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने अभी महेंद्र वर्मन को ऊपर बताया हमने ना कि महेंद्र वर्मन को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। तो उसको किसने पराजित किया था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था, ठीक है। तो जब नरसिंह वर्मन ने इसको पराजित कर दिया, तब इसे वातापी कोंड की उपाधि दी गई थी। तो वातापी कोंड की उपाधि खूब पूछी जाती है। तो वातापी कोंड की उपाधि किसको दी गई थी, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट को ने धारण करी थी। लेकिन किसको हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था, तो यह चालुक्य शासक था, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि नरसिंह
वर्मन इसी के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग कांची पहुंचा था। तो नरसिंह वर्मन के समय में ही चीनी यात्री जो वेनसांग था वो कांची पहुंचा था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था, जिसमें रथ मंदिर है, इनकी संख्या 7 है। इसे ही सप्त पगौड़ों के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, तो टोटल इनकी संख्या 7 है। इन्हीं को ही सप्त पगौड़ा कहा जाता है। और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर बनवाए थे वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाए थे। यानी कि एक तरह से यह कह सकते हैं कि यह पल्लवों ने ही बनवाए थे, क्योंकि अभी हम पल्लव में ही पढ़ रहे हैं ना, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन सेकेंड। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड का इतिहास क्या रहा था। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकंड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव राजवंश में पूछा जाता है वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण करी थी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसको हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो इन चीज़ों को आपको बहुत बिल्कुल माइनर तरीके से याद रखना है, समझना है। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड के बारे में। नरसिंह वर्मन सेकेंड का क्या रोल था? तो इसके शासनकाल में स्थापत्य कला भरपूर देखने को मिलती है। इसी के शासनकाल में शांति का शासनकाल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इसने क्या किया था कि इसने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कैलाश मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो मंदिर बने थे ये टोटल द्रविड़ शैली का उपयोग इन मंदिरों में किया गया था, और यहीं से ही द्रविड़ स्थापत्य कला शैली की शुरुआत देखने को हमें मिलती है। तो नरसिंह वर्मन जो सेकेंड था उसने मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर और कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उसी कैलाश नाथ मंदिर को हम लोग राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और दरबारी कवि कौन था इनका? तो दरबारी कवि दांडी था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित जो किसकी रचना है? ये दांडी की रचना। और दांडी किसके दरबार में था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में दांडी थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी में एक बात आप नोट कर लीजिएगा, नोट लगा करके। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो अपारजीत वर्मन था। ये बाद में इसे पल्लव साम्राज्य के चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने देखा ऊपर जा कर के कि सबसे पहले देख लिया हमने कि पल्लव राजवंश में हमने देखा विष्णु, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनके बारे में जो मुख्य पॉइंट थे वो हमने पढ़े, जिसमें से आपको जो ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में आपको पल्लव राजवंश में याद रखना है। अब हमें पढ़ना है वातापी के चालुक्य भी पढ़ना है, वेंगी के चालुक्य भी पढ़ना है और कल्याणी के चालुक्य भी हमें देखने हैं। यहीं से तीनों चालुक्यों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो वातापी के चालुक्य कौन थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वातापी के चालुक्य। तो वातापी के जिन शासकों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाई उन्हें वातापी के चालुक्य कहा गया। फिर वेंगी के चालुक्य कौन थे? तो जिन राजवंशों ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाई उन्हें वेंगी के चालुक्य कहा गया। और इसी में अगर पूछ ले कल्याणी के चालुक्य कौन थे? तो जिन शासकों ने कल्याण को अपनी राजधानी बनाई उन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा गया। तो ये नॉर्मल सी परिभाषा है, जिसने जो राजधानी बनाई उसी के नाम से उसका नामकरण कर दिया गया था। अब इसमें हमें प्रमुख शासक के तौर पे पढ़ना किसको? पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। यही बात आपसे कह रहे थे, इन्हीं से क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछता है। अब समझिए कि पुलकेशिन प्रथम क्या थे। तो पुलकेशिन प्रथम ने ये जो वातापी के जो चालुक्य थे, तो इस वंश की स्थापना जो करी थी किसने करी थी? पुलकेशिन फर्स्ट ने करी थी। इसने वातापी को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद कीर्तिवर्मन का जो पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय वो शासक बन बैठा था। तो पुलकेशिन प्रथम क्या था? तो इसने वातापी को अपनी राजधानी बनाई थी। और ये जो वातापी के जो चालुक्य थे तो इस वंश का जो संस्थापक था तो उसके पुलकेशिन प्रथम को ही माना जाता है। बाद में क्या है कि कीर्तिवर्मन का जो पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय वो आकर के राजा बनता है। तो अब देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या था? तो इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ था वो पुलकेशिन द्वितीय था। और ये किसका बेटा था? तो कीर्तिवर्मन का बेटा था। इसने क्या किया था? इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को पराजित किया था इसने, तब इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिली है ऐहोल अभिलेख से। अब ऐहोल अभिलेख के बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है। तो ऐहोल अभिलेख को आपको वैसे समझना है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस व्यक्ति से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, ये वातापी के चालुक्य थे। अब इस अभिलेख की जो भाषा थी वो संस्कृत में थी, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थी और रवि कीर्ति द्वारा यह
रचित था। कौन? ऐहोल अभिलेख। किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा रचित था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था तथा इसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो ऐहोल अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऐसे समझना है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें वेंगी को जीत करके, वेंगी आंध्र प्रदेश में है, वेंगी को जीत करके अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया था। इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? वेंगी को जीता था। वेंगी को जीतने के बाद अपना जो इसका भाई था विष्णुवर्धन, उसको वेंगी सौंप दिया था। तो इसी से वेंगी राज्य की स्थापना, वेंगी वंश को की स्थापना होती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं वेंगी के चालुक्य कौन थे? तो वेंगी के चालुक्य वो थे जिन्होंने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था। तो वही वेंगी के चालुक्य कहलाए थे। इस वंश की स्थापना किसने करी थी? तो विष्णुवर्धन ने करी थी। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो विजयादित्य तृतीय था। इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो कौन था? तो विजयादित्य तृतीय था, जिसने स्वयं को दक्षिणापथ का उपाधि दी थी, या दक्षिणापथ कहा उसने कहा था अपने आप को। ठीक है, तो महान शासक घोषित किया था। तो दक्षिणापथ किसको कहा गया था? तो विजयादित्य तृतीय को कहा गया था। तो ये याद रखना। वेंगी के चालुक्यों से हालांकि इतना क्वेश्चन नहीं वो पूछता है। इसमें हमें जो वेंगी के चालुक्यों में जो शासन देखना होता है वो हमें इस टाइप से देखना होता है। ये हमें पढ़ने होते हैं: जयसिंह, इंद्रवर्धन और विष्णुवर्धन सेकंड, जयसिंह सेकंड और विष्णुवर्धन थर्ड। तो इनसे हमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो वेंगी के चालुक्य को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जितना हमने बताया है उतना आप पॉइंट से उतना नोट करिएगा और वही चीज़ें आप 2 से 3 बार रिकॉल जरूर करिएगा। अब देखते हैं प्रमुख पारसनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी चालुक्य शासकों के द्वारा उसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो पारसनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो चालुक्य शासकों के शासनकाल में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश से भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो इस वंश की जो स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने करी थी। ठीक है, अब ये दंतीदुर्ग ने किसको हराया था? तो कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था। और कीर्तिवर्मन सेकंड कौन था? तो हमने ऊपर आपको बताया थे वातापी के चालुक्य थे। कीर्तिवर्मन कौन था? तो वातापी के चालुक्य थे। राजधानी इसने बनाई थी, मानखेत बनाई थी राजधानी। दंतीदुर्ग के बाद जो अगला शासक कृष्णदेव प्रथम हुआ, जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अब दंतीदुर्ग के बाद जो शासक अगला हुआ था तो वो कौन था? तो कृष्णदेव प्रथम था, जिसने क्या बनाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अब कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा की चट्टानों को काट करके ये मंदिर को बनाया गया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कृष्ण तृतीय हुआ था। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। इसके दरबार में कवि पुण्य रहते थे, जिसकी रचना थी शांति पुराण। तो ये आपको याद रखना है। अब एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में कभी कभी क्या होता है कि इन गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन गुफाओं को आपको याद रखना है कि जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया। अब एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। शैलकृत का मतलब है चट्टानों को काट करके शैलों से निर्मित। तो टोटल 34 गुफाएं, जिसमें गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12 तक बौद्ध गुफाओं का वर्णन है, बौद्ध गुफाएं कहलाती हैं। और 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 29 से 34 तक जैन गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इनका थोड़ा सा नंबर आप याद रखिएगा कि 1 से 12 तक किसके बारे में है, 13 से 29 किसके बारे में, 29 से 34 किसके बारे में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम लोग देख लेते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में क्या था, क्यों ये फेमस है? तो कल्याणी के जो चालुक्य, जिन चालुक्यों ने कल्याण यानी हैदराबाद में है, वो हमने परिभाषा आपको ऊपर ही बता दी। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, जिन लोगों ने जिस जगह को अपनी राजधानी बनाई उसी जगह पे उनका नाम रख दिया गया। वातापी के चालुक्यों ने वातापी को राजधानी बनाई तो वातापी के चालुक्य कहलाए। वेंगी के चालुक्यों ने जब वेंगी को अपनी राजधानी बनाई तो वेंगी के चालुक्य कहलाए। कल्याणी के चालुक्यों ने जब कल्याण को अपनी राजधानी बनाई तो कल्याणी के चालुक्य कह रहा है। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो तैलप द्वितीय था, जिसने 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी थी। इस वर्ष का जो अंतिम शासक था वो तैलप तृतीय को ही माना जाता है। आगे चल करके कल्याणी पर यादवों का अधिकार हो गया तो साथ में चालुक्य वंश का पतन देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं चोल वंश।
आपने पढ़ा था संगम काल में भी चोल वंश, और अब हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं चोल वंश। क्यों? क्योंकि चोल वंश जो संगम काल में पढ़ा था वो उसका वहाँ पे पतन हो जाता है और लास्ट में 9वीं शताब्दी के लगभग फिर से चोल वंश का उदय होता है। और इसका जो उदय होता है वो किसके शासनकाल में होता है? तो विजयालय के शासनकाल में इसका उदय होता है और इसी ने इस वंश की स्थापना की थी 9वीं शताब्दी में। तो आपको ये याद रखना है कि 9वीं शताब्दी में जो चोल वंश की स्थापना करी थी विजयालय ने करी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि चोल वंश में इतने शासक हैं। मुख्य शासक के तौर पे इतने शासक हमें आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय और तृतीय और राजेंद्र तृतीय, इतने शासक हैं जिनमें से हमें इतने शासक कतई नहीं पढ़ने। सिर्फ हमको पढ़ना है कि परांतक, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इनके बारे में सिर्फ हमें पढ़ना। क्वेश्चन सिर्फ यहीं से फ्रेम करता है, तो इन्हीं शासकों के बारे में हमें देखना है। तो देखते हैं हम लोग एक एक शासक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो परांतक प्रथम के बारे में क्या बातें थी जिसके बारे में इतिहास से क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। तो इसके काल में ही राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। तो कृष्ण तृतीय ने जो आक्रमण किया था वो परांतक प्रथम के शासनकाल में किया था। ठीक है, इस युद्ध में परांतक प्रथम का जो पुत्र था वो मारा गया था, जिसमें चोलों की यानी कि ये चोल वंश पढ़ रहे थे इनकी हार हुई थी। इस युद्ध को ही तोकोलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तोकोलम का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपने तुरंत बताओगे कि राष्ट्रकूट शासक और चोलों के बीच में लड़ा गया था। चोलों के राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। और जो चोल वंश का जो शासक कौन था? तो परांतक प्रथम था, जिसमें क्या था कि जो परांतक प्रथम का जो पुत्र था वो इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो तोकोलम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो आप बता देंगे सर, राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में लड़ा गया था। अब देख लेते हैं राजराज प्रथम के बारे में। तो राजराज प्रथम के बारे में क्या मुख्य बातें हैं? तो राजराज प्रथम जो था ये शैव धर्म का अनुयायी था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इसको जाना जाता है। इसने कदम पद्धति की शुरुआत करी थी। तो कदम पद्धति क्या थी? तो भूमि यानी जमीन मापने की एक पद्धति हुआ करती थी। तो किसने शुरुआत करी थी? राजराज प्रथम ने चालू करी थी। इसने तंजौर यानी तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर पे ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया तंजौर में? तो राजराज प्रथम ने कराया। इसी को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसने राजधानी किसको बनाई थी? तो कोडचोलपुरम को इसने राजधानी अपनी बनाई थी। किसने? राजराज प्रथम ने। अब देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम के बारे में हम लोग देखते हैं कि राजेंद्र प्रथम एकमात्र चोल शासक जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम का नाम आता है कि जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय हासिल करी थी। इसने क्या करा था? गंगोट चोल की उपाधि धारण करी थी। गंगोट चोल की उपाधि इसने क्यों धारण करी थी? तो बंगाल के जो पाल शासकों को इसने पराजित किया था, तब इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करी थी। आगे चल करके चोल वंश और वेंगी के चालुक्यों के बीच वैवाहिक संबंध बढ़ते हैं, जिससे धीरे धीरे करके राजा कुलोत्तुंग के शासनकाल में वेंगी क्षेत्र का चोल साम्राज्य का एक अंग बन जाता है। और इस तरीके से चोल साम्राज्य धीरे धीरे करके और विस्तृत हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हमने बताया कि आपको चोल के बारे में परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बारे में यहाँ पे पढ़ना था। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास में जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, इन चीज़ों को वैसे ही आप कॉपी पे नोट करिएगा। इसके बाद 1-2 बार इसका रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने के बाद आप देखेंगे कि आप इस टॉपिक से कोई टेस्ट सीरीज या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेज सेट पेपर कुछ भी आप हल कर रहेंगे तो आसानी से इन चीज़ों का आप जवाब दे पा रहे होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन वीडियो के आपको समय पर मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।